ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 281वीं कक्षा है। 5वें अध्याय के प्रथम आहनिक के 39वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है जातियों का और 24 जातियों को स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद में एक बात रखी है, जो जाति का जब प्रयोग करता है व्यक्ति और उस जाति का प्रयोग करने पर सामने वाले आप भी तो जाति का प्रयोग कर रहे हो ऐसा अगर कहेंगे तो पक्ष फिर आगे चल पड़ता है। तो जाति कहो या हेतु को, गलत हेतु को प्रस्तुत करना हो तो षटपक्षी प्रकरण प्रारंभ किया है। वादी अपने हेतु को रखता है और हेतु को रखते हुए अपने पक्ष की स्थापना करता है। प्रतिवादी सामने वाले के हेतु को अनेकांतिक दिखा करके अपने पक्ष को स्थापित करता है। तो दो पक्ष हो गए। तो तीसरा पक्ष वादी का है। पहला पक्ष वादी का है, तीसरा पक्ष वादी का है। और पांचवा पक्ष भी वादी का है। हर व्यक्ति को 3 बार बोलने का अवसर मिलेगा। तो पहली बार जब बोलता है तो उसको प्रथम पक्ष कहेंगे और दूसरी बार जो बोलता है उसको द्वितीय पक्ष कहेंगे। और द्वितीय पक्ष किसका रहेगा? प्रतिवादी का रहेगा। फिर तीसरी बार जब बोलेगा तो तीसरी बार जो बोलेगा वो कौन बोलेगा? प्रथम पक्ष वाला बोलेगा। चौथी बार जब बोलेगा तो कौन बोलेगा? प्रतिवादी बोलेगा। और पांचवा पक्ष जब होगा तो पांचवा पक्ष को कौन बोलेगा? वादी बोलेगा। और छठे पक्ष को जो बोलेगा वो प्रतिवादी बोलेगा। ये 6 पक्ष कहलाते हैं। समझने का प्रयत्न करिएगा। 2 लोग हैं, एक दूसरे से लड़ने के मूड में खड़े हैं। एक कहता है शब्द अनित्य है और दूसरा कहता है शब्द नित्य है। ये 2 लोग हैं। तो जो पहला बोलता है शब्द अनित्य है, ये कौन सा पक्ष हो गया? प्रथम पक्ष। अब उसका खंडन करने वाला अनित्य का खंडन करके अपने नित्य पक्ष को रखता है। तो ये कौन सा पक्ष हो गया? दूसरा पक्ष। दूसरे पक्ष ने जब रखा है तो प्रथम पक्ष बोलने लगता है, तो वो कौन सा हो गया पक्ष? तीसरा हो जाएगा। फिर तीसरे पक्ष को रखने के बाद में जब चौथा पक्ष आएगा तो चौथा पक्ष कौन होगा? प्रतिवादी होगा। फिर पांचवें पक्ष को जब रखा जाएगा तो पांचवें पक्ष को रखने वाला कौन होगा? वादी होगा। और छठे पक्ष को रखने वाला प्रतिवादी होगा। तो इसको मैं पक्ष के रूप में बोला है ना, दूसरे शब्दों में आप समझ सकते। पहला मैं बोलता हूं जी, दूसरी बार आप बोलोगे जी, तीसरी बार मैं बोलूंगा जी, चौथी बार आप बोलोगे जी, पांचवी बार मैं बोलूंगा जी, छठी बार आप बोलोगे जी। अब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार बोलो, या पहला पक्ष, दूसरा पक्ष, तीसरा पक्ष, चौथा पक्ष, पांचवा पक्ष, छठा पक्ष बोलो। कोई अंतर समझ में आ रहा है? केवल शब्द अंतर है, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना।
पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो जब पहला पक्ष बोलता है कोई, तो उसका खंडन करेगा दूसरा पक्ष वाला। अब दूसरे पक्ष वाला जब खंडन करता है तो उस खंडन को लेकर के पहले पक्ष वाला तीसरे पक्ष से बोलेगा, अर्थात तीसरी बार बोलेगा। तीसरी बार का मतलब है तृतीय स्थान पर बोलेगा। ये समझने का प्रयत्न, पहला मैं बोलूंगा, दूसरा आप बोलोगे, तो दूसरे के बोलने को फिर मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा, तो उसको तीसरा पक्ष कहेंगे। फिर जब मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलोगे, तो आपका चौथा पक्ष हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा तो पांचवा पक्ष हो जाएगा, फिर आप बोलोगे तो छठा पक्ष हो जाएगा। तो जब पहला पक्ष रखता है, कौन रखता है? वादी रखता है। दूसरा पक्ष कौन रखता है? प्रतिवादी रखता है। तो प्रतिवादी ने जब दूसरा पक्ष रखा है, वो क्या रखा है? मेरा खंडन किया है, ये रखा है उसने। शब्द को आप अनित्य मानते हो, लेकिन अनित्य नहीं मान सकते, उसमें आपका हेतु गलत है, ऐसा कह करके खंडन करता है और अपने पक्ष को रखता है। मैं शब्द को नित्य मानता हूं, फिर अपना हेतु देता है। तो जब प्रतिवादी बोलता है, तो प्रतिवादी जब बोल रहा है वो कौन सा पक्ष हो गया? दूसरा पक्ष, याद रखना। अब प्रतिवादी बोल करके रुक गया, अब वादी का अवसर आ रहा है बोलने का। तो फिर वादी जो बोल रहा होता है वो कहता है कि आपने जो मेरा खंडन किया है, मेरे हेतु को अनेकांतिक बताया है, आपका भी तो हेतु अनेकांतिक है, ऐसा कह करके वादी बोलता है। तो ये कौन सा पक्ष हो गया? तीसरा पक्ष। फिर चौथा पक्ष आता है, तो चौथा पक्ष में प्रतिवादी कहता है, अच्छा आप मेरे हेतु को आप अनेकांतिक बोल रहे हो, आपका भी अनेकांतिक है, ऐसे प्रतिवादी भी बोल पड़ता है चौथे पक्ष में। तीसरे पक्ष में वादी कहता है प्रतिपक्षी से, आपका हेतु अनेकांतिक है। कैसे बोलता? आपका भी हेतु अनेकांतिक है, ऐसा बोलता है। फिर चौथे पक्ष में प्रतिवादी कहता है, आपका भी हेतु अनेकांतिक है। दोनों ने एक दूसरे के अनेकांतिक पक्ष को रख दिया है, अर्थात दोनों ने स्वीकार कर लिया है, मैं भी गलत, आप भी गलत। अब उसको गलत को गलत साबित करता है, आप गलत हो गए हैं। ये वादी कहता है, आपने अपने पक्ष को गलत स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप दोषपूर्ण हैं, ऐसा बोलता है। कौन? वादी। तो ये जो बोलना कौन सा पक्ष हो गया? पांचवा पक्ष हो गया। तो फिर प्रतिवादी कहता है, आपने भी तो स्वीकार किया अपने हेतु को गलत, इसलिए आप गलत है, ऐसा वो बोलता है। वो कौन सा पक्ष हो गया? छठा पक्ष हो गया। ये 6 पक्ष है, इसी को आगे बताएंगे। गड़बड़ कहां से शुरू होता है? तीसरे पक्ष से शुरू होता है। तो आइए 40वां सूत्र देखिएगा, पृष्ठ संख्या 297। सर्वत्र एवं। सर्वत्र एवं का मतलब है, जब जब आप वाद करो या जल्प करो, वितंडा करो, जब कभी भी करो। सर्वत्र का मतलब है सभी परिस्थितियों में, चाहे आप साध्यर्म को लेकर के पक्ष को रखो या वैधर्म को लेकर के पक्ष रखो। सर्वेषु साध्यर्म्य प्रवृत्तिषु प्रतिषेध हेतुषु, सभी साध्यर्म को लेकर के हेतु रखो या वैधर्म को लेकर के हेतु रखो। जब आप खंडन करोगे, यत्र यत्र अविशेषो दृश्यते, जहां जहां हेतु साधारण दिखाई देता है, तत्र उभयोः पक्षयोः, दोनों ही पक्षों में समा प्रसज्यते, दोनों ही पक्षों में समानता अनेकांतिक दोष आने लगता है।
सर्वत्र एवं का मतलब है सब जगह पर। सब जगह कहाँ पर? जब कभी भी आप वाद करोगे किसी भी सिद्धांत को लेकर के, तो जब वाद करोगे तो उसको सिद्ध करने के लिए हेतु दोगे। हेतु कैसे दोगे? दो प्रकार से दे सकते हो, साध्यर्म से और वैधर्म से। तो जिस जिस हेतु को साध्यर्म से दो या जिस जिस हेतु को वैधर्म से दो, यदि वो हेतु साधारण है तो साधारण होते ही आपका जो हेतु अनेकांतिक हो जाएगा। और जैसे ही अनेकांतिक हो जाएगा तो सामने वाला बोलेगा आपका हेतु अनेकांतिक है और आप गलत है। ऐसा कहकर के खंडन कर दे तो बातचीत रुक जाएगी। वो ऐसा खंडन ना करके वो क्या बोलता है, आप भी तो गलत हेतु दिया है, ऐसे बोल करके अपने हेतु को गलत साबित कर लिया उसने। तो तीसरे पक्ष में परीक्षण होगा कि आप क्या बोल रहे हो, वहीं से पक्ष आगे बढ़ने लगते हैं। तो जब जब कोई भी व्यक्ति हेतु को चाहे वो साध्यर्म से दे या वैधर्म से दे, अगर वो हेतु साधारण देता है तो बात बढ़ती जाएगी। यही कहना चाह रहे हैं, सर्वत्र एवं, हर जगह ऐसा ही होगा। जब हेतु साधारण दोगे तो तत्र उभयो पक्षयो समा, दोनों पक्षों में समानता रहेगी। दोनों ही हेतु दोनों लोगों ने हेतु जो रखा है वो साधारण हेतु रखा है, तब दोनों ही गलत माने जाएंगे, दोनों अनेकांतिक को प्राप्त होंगे। ये स्पष्ट हो गए, एक सिद्धांत बता दिया। अब 41वें सूत्र को देखिएगा। 41वां सूत्र क्या कहता है? वादी ने अपने पक्ष को रखा, प्रतिवादी ने उसके पक्ष का हेतु का खंडन किया, फिर अपने पक्ष को रखा। अब वादी बोलता है, अर्थात तीसरे पक्ष में बोलता है। तो तीसरे पक्ष में जो बोला जाता है उसको 41वें सूत्र से स्पष्ट किया है। प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्रतिषेध दोषवद दोषः, प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्रतिषेध दोषवद दोषः। प्रतिषेध किसको कहते हैं? प्रतिवादी के खंडन को। वादी ने अपने पक्ष को रखा है, तो जब प्रतिवादी जो वादी का खंडन करता है ना, तो उस खंडन को क्या कहेंगे? प्रतिषेध कहेंगे। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? खंडन ही तो होता है ना। तो जब प्रतिवादी जब खंडन करता है तो प्रतिवादी के पक्ष को प्रतिषेध पक्ष कहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो उस प्रतिषेध में भी प्रतिषेध विप्रतिषेधे, आपके खंडन में भी दोष है। ये कौन बोल रहा है? वादी बोल रहा है। कब बोलेगा? तीसरे पक्ष में। तो प्रतिषेध के खंडन में भी दोष होने से प्रतिषेध दोषवद दोषः, प्रतिषेध के दोष के समान दोष है। तो ये कैसा होता है, पहले भाष्य को समझ लीजिएगा, तो फिर आपको सूत्र भी समझ में आ जाएगा। यो ह्यम प्रतिषेधे अपि समानो दोष, यो अयम, जो यह वादी बोलता है। कब बोलता है वादी? प्रतिषेधे अपि समानो दोषः, आपके खंडन में भी वही अनेकांतिक दोष है, ऐसा बोलता है वादी। ये कब बोलता है? तीसरे पक्ष में। पहले पक्ष में तो अपनी प्रतिज्ञा को रखता है, मैं शब्द को अनित्य मानता हूं। ये पहला बोलना हो गया उसका, मैं शब्द को अनित्य मानता हूं। अब दूसरा व्यक्ति बोलेगा, वो क्या बोलेगा? वो मैं शब्द को नित्य मानता हूं। इतना ही नहीं करेगा ना, पहले तो वादी जो पक्ष रखता है उसमें दोष दिखाना होता है। आपने जो हेतु रखा है वो हेतु अनेकांतिक है,
इसलिए शब्द नित्य अनित्य नहीं हो सकता, मैं शब्द को नित्य मानता हूँ कह करके वो अपना हेतु रखता है। तो वो दूसरा पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष रखने के बाद में वादी बोल पड़ता है। क्या बोलता है? आपने जो मेरे हेतु को अनेकांतिक दिखाया है, आपका हेतु भी तो अनेकांतिक है। आपने जो हेतु दिया है कब दिया था? दूसरे पक्ष में। तो आपने जो हेतु दिया वो भी तो अनेकांतिक है। ऐसा कहकर के जब बोलता है तो ये कौन सा पक्ष हो गया? तीसरा पक्ष। उसी तीसरे पक्ष को यहां पर बोला जा रहा है। यो अयम प्रतिषेधे अपि समान दोषः, आपके खंडन में भी तो वही अनेकांतिक दोष है, ये बोला जा रहा है। अनेकांतिकत्वम आपद्यते, आपके हेतु में भी अनेकांतिकता प्राप्त होती है। सो अयम, वह यह इस प्रकार से प्रतिषेधस्य प्रतिषेधे अपि समानः, खंडन के खंडन में भी वही अनेकांतिक दोष है। शब्द पकड़ स्पष्ट हो गए जी? आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ जी। ऐसा एक काम करता हूं, तेज नारायण जी बोल रहे हैं कि शब्द अनित्य है, वेद प्रिया जी बोल रही हैं शब्द नित्य है। तो तेज नारायण की अपेक्षा वेद प्रिया जी प्रतिषेध पक्ष है, खंडन पक्ष है। जो पहले बोलता है उसको स्थापनावादी कहते हैं, और जो दूसरे स्थान पर बोलता है उसको प्रतिषेध पक्ष कहते हैं, यानी खंडनवादी। पहले जो कथन है उसका खंडन करता है ना वो, तभी तो बोलेगा। अगर दोनों एक ही बात मानते हो तो फिर वो अपने पक्ष रखेगा क्यों? अपना पक्ष कौन रखता है? जो सामने वाले पक्ष को नहीं मानता है। स्पष्ट हो गया? तो जो दूसरे स्थान पर जो बोलने वाला है उसका एक नाम दिया गया, प्रतिषेध। दूसरे स्थान पर बोलने वाले को प्रतिषेध पक्ष कहते हैं, अर्थात प्रतिषेध का मतलब खंडन, तो खंडन पक्ष हो गया। तो आपके खंडन में भी तो खंडन है, यानी आपके खंडन, जो आपने जो खंडन किया है, आपके खंडन का मतलब है, खंडन में खंडन है, आपके निषेध पक्ष में भी तो अनेकांतिक दोष है। ऐसा कह करके वो अपने दोष को भी स्वीकार कर लिया। इसको कहते हैं प्रतिषेध में खंडन, खंडन में भी खंडन होने से, अर्थात आपके निषेध में भी निषेध है, क्योंकि आपका भी तो गलत हो रहा है, इसलिए मैं आपका निषेध करता हूं। आपने मेरा निषेध किया तो आपके निषेध में भी निषेध हो रहा है, क्योंकि आपका हेतु भी अनेकांतिक है। इसको कहते हैं प्रतिषेधस्य प्रतिषेधे अपि समानः, खंडन के खंडन में भी वही अनेकांतिक दोष है। अब वो कैसा है उसका समझा रहे हैं। तत्र अनित्य शब्दः, शब्द अनित्य है, ये कौन बोल रहा है? वादी। प्रयत्न अनंतरीयकत्वात्, ये उसका हेतु है। इति, इस प्रकार से साधनावादिना स्थापना प्रथम पक्षः, साधनावादी का मतलब है वादी के द्वारा अपनी स्थापना जो की गई है, ये हो गया प्रथम पक्ष। अब दूसरा आता है, वो कहता है शब्द नित्य है, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, प्रयत्न के कार्य अनेक होने से, ये हेतु दिया है। और ये जो हेतु है उसका, ये कौन सा हेतु होता है उसको समझाने के लिए बोला है। यानी ये जो प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद, ये जाति में जा रहा है, तो ये कौन सी जाति है तो उसको समझाने के लिए बोला। ये कार्यसम जाति का प्रयोग कर रहा है प्रतिवादी। प्रतिवादी जो हेतु दिया है वो उसका हेतु कार्यसम जाति में जाता है, इसलिए प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद ऐसा जो हेतु दिया है ये कार्यसम जाति में जाता है। इसको समझाने के लिए कार्यसम लिखा है यहाँ पर। इति, ऐसा जो वो हेतु देता है
तो ये दूषणवादी ना, दूषणवादी मतलब खंडनवादी, दूषणवादी का मतलब है खंडनवादी। तो प्रतिषेध हेतु ना, खंडन करने वाले हेतु के द्वारा दूषणवादी ने जो पक्ष रखा है उस पक्ष को द्वितीय पक्ष कहते हैं। और इस द्वितीय पक्ष का नाम दिया है सच प्रतिषेधा इति उच्यते। इस दूसरे पक्ष को, प्रतिवादी के पक्ष को प्रतिषेध पक्ष कहते हैं, अर्थात खंडन पक्ष। यहां तक समझ में आ गई जी सबको? अब तस्य अस्य, उस इस प्रतिषेध के, उस इस खंडन के, खंडन में भी, तस्य अस्य प्रतिषेधे अपि, उस खंडन के खंडन में भी समानो दोषः, वो ही अनेकांतिक दोष है। इति तृतीय पक्षः, ये तीसरा पक्ष होगा। ये कौन बोल रहा है? वादी बोल रहा है। तो इति तृतीयो पक्षो विप्रतिषेधा, ये तीसरा पक्ष विप्रतिषेध है, अर्थात विप्रतिषेध का मतलब है खंडन का खंडन है। तो खंडन के खंडन को विप्रतिषेध कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई जी आप लोगों को? अब तीसरे पक्ष में जब वादी ने प्रतिवादी के हेतु को गलत साबित कर लिया, और वो गलत कैसे साबित कर रहा है? आपका भी हेतु तो गलत है, क्योंकि दूसरे पक्ष में प्रतिवादी ने हमारे हेतु को, मेरे हेतु को गलत सिद्ध किया था। तो मैं कह रहा हूं आपने जो हेतु दी अपने पक्ष की सिद्धि के लिए, वो आपका हेतु भी तो गलत है, अनेकांतिक है। ये तीसरे पक्ष में बोला है। अब बोलने के बाद में समाप्त तो नहीं होगा ना, अगला बोलेगा, प्रतिवादी बोलेगा। वो क्या बोल रहा है? तस्मिन् प्रतिषेध विप्रतिषेधे भी समानो दोषा, आपके खंडन के खंडन में भी तो वही दोष है, क्योंकि आपके हेतु में भी तो अनेकांतिक दोष है। ऐसा ये चतुर्थ पक्ष हो जाएगा, ये प्रतिवादी का है। तो क्या समझ में आया जी आपको? वादी ने 2 बार बोला है और प्रतिवादी ने भी 2 बार बोला है। अब ये जो 2-2 बार बोला है ना, पहली बार में तो अपने अपने पक्ष को स्थापित किया है, ठीक है? वादी ने अपने पक्ष को स्थापित किया और प्रतिवादी ने अपने पक्ष को स्थापित करके वादी का खंडन किया। अब तीसरे पक्ष में, अर्थात वादी के द्वारा दोबारा बोलने में, जब वादी दोबारा बोलता है तो उसको तीसरा पक्ष कहते हैं, ये याद रखना। क्योंकि वादी पहला तो अपनी स्थापना किया था, अब जब दोबारा बोल रहा है, वो जो दोबारा जो बोला गया वो पक्ष तीसरा बनेगा। तो जब दोबारा वादी बोल करके ये बोलता है कि आपका हेतु भी तो अनेकांतिक है, ये बोल दिया वादी ने दोबारा। अब प्रतिवादी एक ही बार बोला था ना, प्रतिवादी तो एक ही बार बोला था, वादी ने 2 बार बोल दिया, तो 3 पक्ष हो गया। अब प्रतिवादी दोबारा बोलता है आपका हेतु भी अनेकांतिक है, तो ये हो गया चतुर्थ पक्ष। तो दोनों ने 2-2 बार बोला है। तो प्रथम बार में केवल पक्ष रखा है, दूसरे बार में खंडन करके अपने पक्ष को रखा है, तीसरे बार में उसने सामने वाले के दोष को अनेकांतिक दिखाया है, और चौथे बार में पहले वाले को अनेकांतिक दोष दिखाया है। 4 पक्ष हो गया। अब 5वें पक्ष पर आते हैं। अब 5वां पक्ष कौन बोलेगा जी? वादी बोलेगा। जब चौथे पक्ष को उसने बोला आपके पक्ष में भी तो अनेकांतिक दोष है, ऐसा जो प्रतिवादी ने बोला है, ठीक है? तो अब उस चौथे पक्ष को दूसरे दोष से ग्रस्त करवा रहे हैं वादी। प्रतिषेधम
सदोषम अभ्युपेत्य प्रतिषेध विप्रतिषेधे समानो दोष प्रसंगो मतानुज्या नाम निग्रह स्थानम। उसको निग्रह स्थान में हराने में लग गए। अब पांचवें पक्ष से वो उसको हरा रहा है, हार में ले जा रहा है उसको। पांचवें कथन में प्रतिवादी को हार में ले जा रहा है। वादी क्या कह रहा है? प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य, मेरे खंडन को आप, प्रतिषेधम का मतलब है अपने पक्ष को। वादी बोल रहा है आपका जो प्रतिषेध पक्ष है, अपने पक्ष को दोष सहित स्वीकार किया आपने। वादी बोल रहा है प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य, प्रतिषेध को दोष युक्त स्वीकार करके। हाँ जी योगेश जी, ये प्रतिषेध क्या है? खंडन करने योग्य नहीं, प्रतिषेध है द्वितीय पक्ष। द्वितीय पक्ष। हाँ 3 और 5 वादी का, और 2, 4 और 6 ये प्रतिपक्ष। आपने जो ये वो उसको मत जोड़िए इसमें। प्रतिषेध का मतलब है द्वितीय पक्ष, खंडन पक्ष, प्रतिवादी का पक्ष। तो प्रतिवादी जो है अपने पक्ष को गलत स्वीकार कर रहा है। ये जो प्रतिषेध वाला यानी जो प्रतिवादी है वो अपने पक्ष को गलत स्वीकार करके सामने वाले पक्ष में भी वही दोष स्वीकार कर रहा है। उसी बात को कह रहे हैं प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य, अपने पक्ष को दोषयुक्त स्वीकार करके प्रतिषेध विप्रतिषेधे समान दोष प्रसंगा, ऐसा आपने बोला है। आपके खंडन में भी तो वही समान दोष है, अनेकांतिक दोष है, ऐसा आपने बोला है। तो ऐसा बोल करके आप मतानुज्या नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होते हो। निग्रह स्थान बताएंगे ना अभी आगे, 22 निग्रह स्थान बताएंगे। उसमें एक मतानुज्या नामक निग्रह स्थान है, अर्थात अपने ही मत को गलत स्वीकार आपने कर लिया है। तो जो व्यक्ति जो मत रखता है उसी मत को गलत जब स्वीकार करता है तो वो हार जाता है। उसको मतानुज्या नामक निग्रह स्थान कहते हैं। निग्रह स्थान का अभिप्राय है हारने के स्थान, हार जाने के स्थानों को निग्रह स्थान कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 16 पदार्थों में निग्रह स्थान भी है ना, एक पदार्थ है, याद आ रहा है? और निग्रह स्थान का अर्थ क्या है? हारने का स्थान। ये तो 5वां पक्ष कह रहा है ना, वादी कह रहा है ना ये प्रतिवादी से। हाँ जी, धन्यवाद। ये 5वां पक्ष है जो 42वें सूत्र में बोला जा रहा है। अब भाष्य को देखिएगा। प्रतिषेधम द्वितीय पक्षम, प्रतिषेध कौन होता है? द्वितीय पक्ष को प्रतिषेधम कहा है। प्रतिषेधम द्वितीय पक्षम सदोषम अभ्युपेत्य, उसको दोष युक्त स्वीकार कर रहा है। कौन? प्रतिवादी अपने ही पक्ष को दोष युक्त स्वीकार कर लिया। तद उद्धरम अनुक्त्वा, उसका उद्धार ना करते हुए, अर्थात उसका खंडन ना करते हुए, मैंने आपको दोषयुक्त बोला है तो आपको क्या करना चाहिए था? मैंने जो आपको दोषयुक्त बोला है तो मैं दोषी नहीं हूं ये बोलना चाहिए था आपको। लेकिन आपने क्या किया? तद उद्धारम अनुक्त्वा, उसका खंडन ना करके, मेरे कथन का खंडन ना करके, अनुज्ञाया, मेरे खंडन को स्वीकार करके, प्रतिषेध विप्रतिषेधे, प्रतिषेध विप्रतिषेध कौन होता है? तृतीय पक्ष है, वो तीसरा पक्ष है। प्रतिषेध विप्रतिषेधे का अर्थ है तृतीय पक्षे, तीसरे पक्ष में, अर्थात वादी के पक्ष में। समानम अनेकांतिकत्वम इति, आपका हेतु भी अनेकांतिक है
ऐसा आपने समानम दूषणम, समान दूषण किया, अर्थात अपने दोष को स्वीकार करते हुए मेरे को भी दोष युक्त ठहरा रहे हो। तो समानम दोषम प्रसजता, आपका भी तो हेतु अनेकांतिक है, ऐसा दोष दिखाते हुए दूषणवादिना, खंडनवादी के द्वारा मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्रसज्यते, प्राप्त होता है। ये पंचम पक्ष, ये पांचवा पक्ष है। ये कौन बोल रहा है? वादी बोल रहा है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? अब पांचवें पक्ष में उसने क्या बोला है? वादी ने, आपने अपने हेतु को गलत स्वीकार करते हुए मेरा खंडन किया है। तो जब आपने गलत स्वीकार किया तो आप हार गए हो, क्योंकि आप मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए। ऐसा कह करके उसको हराया है। अब जब उसने हराया है तो प्रतिवादी खाली थोड़ा रहेगा, वो भी यही बात कहेगा, आपने भी तो अपने पक्ष को दोष माना है, तो आप भी मतानुज्ञा नामक दोष को प्राप्त होते हो। इस बात को कहने के लिए ये 43वां सूत्र है। स्पष्ट हो गया जी? जब 42वें सूत्र में वादी ने प्रतिवादी को मतानुज्ञा नामक दोष में लेके गया है, तो ये वादी जो बोल रहा है आप मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त हो रहे हो, तो ये कौन सी बोली है? तीसरी बोली है वादी की। पांचवा पक्ष जो है ये कौन सी बोली है? तीसरी बोली है ना। अब तीसरी बोली ये बोलेगा तो वादी बोल दिया अपना 3 बार बोल सकता, हो गया उसका। अब प्रतिवादी बोलेगा, प्रतिवादी कितने बार बोल चुका है? 2 बार बोल चुका है। कब कब बोल चुका है? दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, दूसरे पक्ष में और चौथे पक्ष में। अब प्रतिवादी का नंबर है बोलने का, तो अब प्रतिवादी बोलेगा तो कौन सा पक्ष होगा? वो छठा पक्ष होगा। उस छठे पक्ष को इस 43वें सूत्र में बोला गया है। स्वपक्ष लक्षणापेक्षोपपत्ति उपसंगारे हेतु निर्देशे परपक्ष दोष अभ्युपगमात समानो दोष इति। ये छठा पक्ष है प्रतिवादी का, अर्थात तीसरी बोली है, तीसरी बार बोल रहा है वो। सूत्रार्थ क्या है ये आपको यहां नहीं समझ में आएगा, भाष्य से समझ में आएगा। भाष्य पर आ जाइए। सूत्र के जो पद है ना उसको समझाएंगे। स्वपक्ष लक्षण अपेक्षा उपपत्ति उपसंगारे हेतु निर्देशे परपक्ष दोष अभ्युपगमात समानो दोषः। स्वपक्ष लक्षण अपेक्षा, स्वलक्षण स्वपक्ष लक्षण अपेक्षा उपपत्ति उपसंहारे हेतु निर्देशे परपक्ष दोष अभ्युपगमात समानो दोष इति। तो अब स्वपक्ष लक्षण क्या होता है उसको समझाएंगे। सूत्र में जो स्वपक्ष लक्षण है ना उसको समझा रहे हैं। स्थापना पक्षे प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद इति दोषः स्थापना हेतुवादिना स्वपक्ष लक्षणो भवति। स्थापना पक्षे, स्थापना पक्ष यहां पर वादी का पहला पक्ष। स्थापना पक्ष का मतलब है वादी का जो पहला पक्ष है, उस पहले पक्ष में दोष दिखा रहा है। कौन? प्रतिवादी। क्या दोष दिखा रहा है? प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, प्रयत्न के कार्य अनेक होने से आपका प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् जो हेतु है वो अनेकांतिक है। तो प्रयत्न कार्य अनेक होने से दोषः, वादी के हेतु में दोष दिखा रहा है। तो दोष दिखा करके स्थापना हेतुवादी ना, स्थापना हेतुवादी का मतलब है यहां
दूसरी बार जो बोलने वाला जो प्रतिवादी है वो अपने स्थापना के द्वारा हेतु देता हुआ जो प्रयत्नकारी अनेकत्वाद जो हेतु दिया है, तो इस स्थापना हेतुवादी का ये स्वपक्ष लक्षणा भवति, ये उसका दूसरा पक्ष होता है। स्वपक्ष लक्षण का मतलब है वादी के हेतु में दोष दिखाकर अपने पक्ष को रखना, ये है स्वपक्ष लक्षण। स्वपक्ष लक्षणा का अर्थ बताया। क्या अर्थ है जी? वादी ने जो हेतु रखा है उस हेतु में दोष दिखा करके खंडन करना और अपनी बात को रखना, उसी को स्वपक्ष लक्षणा कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी आपको? बस आपको जैसा बता रहा है वैसा समझना है और कोई चारा नहीं आपको। हाँ जी, इधर देखिए मेरी ओर। ये क्या है? मैं बोलता हूं ये पुस्तक है। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, क्यों इसको पुस्तक कहते हैं ये प्रश्न नहीं कर सकते मेरे को। समझ में आया ना? चुपचाप आपको हाँ ये पुस्तक है मानना है। नहीं पकड़ में आया? ये शकुंतला जी कौन है? ये माँ है। बस माँ मान लेना है आपको। इसमें क्यों माँ है ये नहीं प्रश्न कर सकते आप। भाई वो उसका बेटा, मतलब माता जी का जो भी बेटा है, बेटा होगा ना, तो वो कहते हैं ये कौन है? ये माँ है। बस उसको मानना पड़ेगा। क्यों माँ है कोई प्रश्न नहीं कर सकते हो ना। हर जगह आप प्रश्न थोड़ा कर सकते हो, हर जगह क्यों नहीं बोल सकते। अग्नि गर्म क्यों होती है? गर्म होती है, बस गर्म होती है। अब क्यों होती है तो क्या प्रश्न करना है आपको, मानना है आपका, और इसमें कोई बात नहीं है। तो जैसे पानी शीतल क्यों होता है? होता है, उसका स्वभाव है। इसको पुस्तक कहते हैं। क्यों कहते हैं? बस पुस्तक कहते हैं कि हम यही सुनते आ रहे हैं। इसी को क्यों पुस्तक कहते हैं, पुस्तक ही नाम क्यों दिया है, ये आप नहीं बोल सकते। भाई व्यवहार के लिए दिया है नाम, इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे। नहीं, पुस्तक ही क्यों दिया है? आप बताओ क्या देना चाहिए था? आप ही बताओ क्या देना चाहिए। पुस्तक नाम ना देके अब क्या देना चाहिए आप बताओ जी एक बार। तो जो आप बताओगे तो उस पर नहीं प्रश्न आएगा, जैसे इस पर आप प्रश्न कर रहे हो, उस पर नहीं आएगा, उस पर भी आएगा। तो हर जगह आप प्रश्न नहीं कर सकते। क्यों प्रश्न? बस मान लो आप। स्पष्ट हो गए जी? अब यहाँ स्वपक्ष लक्षण का, स्वपक्ष लक्षण किसे कहते हैं ये बता रहे हैं। इस ऐसी स्थिति में इसको स्वपक्ष लक्षणा कहते हैं। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसी स्थिति को पकड़ो और उसका स्वपक्ष लक्षण नाम समझ लो, बस हो जाएगा आपका समाधान। ठीक है, इसलिए मैं ये सारा उदाहरण दिया। कहते हैं स्थापना पक्षे, जो स्थापना पक्ष है ये किसका है? वादी का। उसके स्थापना पक्ष में जो हेतु दिया गया है क्या? प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद, यही है ना। तो उस प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद में दोष दिखा रहा है। क्या बोल करके दोष दिखा रहा है? प्रयत्नकारी अनेकत्वाद बोल करके ये दोष दिखाया है। तो ये दोष दिखाया है। प्रयत्नकारी अनेकत्वाद बोल करके दोष दिखा दिया। किसमें? स्थापना पक्ष में। तो स्थापना हेतुवादी के द्वारा, अर्थात प्रतिवादी के द्वारा, यहाँ स्थापना हेतुवादी प्रतिवादी है। इस प्रतिवादी के द्वारा स्थापना पक्ष के हेतु में दोष दिखाना, इस स्थिति को स्वपक्ष लक्षणा कहते हैं। कस्मात, क्यों कहते हैं इसको स्वपक्ष लक्षणा? तो कहते हैं स्वपक्ष समुत्थत्वात्, दोष दिखा करके अपने पक्ष को
उपस्थित रखने के कारण से। स्वपक्ष समुत्थत्वात्, उसमें दोष दिखा करके अपने पक्ष को रखने के कारण से, अपने पक्ष को उठाएगा ना, अपने पक्ष को तभी उठाएगा जब सामने वाले को दोष दिखाएगा, सामने वाले को गलत बता करके अपनी बात को कराना चाहेगा, इसलिए वो स्वपक्ष लक्षण कहलाता है। सो अयम स्वपक्ष लक्षणम। अब ये जो स्वपक्ष लक्षणम किसका हो गया? प्रतिवादी का हो गया, यानी द्वितीय पक्ष हो गया। तो स्वयं स्वपक्ष लक्षणम दोषम अपेक्षमान, स्वपक्ष लक्षणम दोषम अपेक्षमान, तो अपना जो पक्ष उसने रखा है, अब उस पक्ष को वादी ने दोषयुक्त साबित कर दिया। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? वादी ने उस प्रतिवादी के उस लक्षण को दोषयुक्त स्वीकार कराया। कब? पांचवें पक्ष में। पांचवें पक्ष में उसको दोषयुक्त स्वीकार कराया ना, तो स्वयं स्वपक्ष लक्षणम दोषम अपेक्षमाना। तो स्वपक्ष लक्षणम दोषम अपेक्षमाना, अपने लक्षण को दोष स्वीकार करता हुआ प्रतिवादी अनुद्रित्य, उसका उद्धार ना करके, उसका खंडन ना करके, अनुज्ञाया, उसको स्वीकार कर रहा है। तो स्वीकार करके प्रतिषेधे अपि समानो दोषा, प्रतिषेध में भी समान दोष हैं, ऐसा बोल करके इति उपपद्यमानम दोषम परपक्षे उपसंहरति, अपने दोष को दोषयुक्त स्वीकार करके दूसरे को दोषी ठहराता है। इत्थम च अनेकांतिका प्रतिषेधा, इस प्रकार से प्रतिषेध अनेकांतिक बनता है। प्रतिषेध इति हेतु निदर्शति, तो प्रतिषेधा इति हेतुम निदर्शति, वो जो प्रतिषेध है उस प्रतिषेध रूपी हेतु को वो निदर्शति, प्रस्तुत करता है। तो यहां तक अपने आए हैं कि स्वपक्ष लक्षणों भवति कस्मात् स्वपक्ष समुत्थत्वात्, अपने पक्ष को उठाने के कारण से, वादी के पक्ष को खंडित करके अपने पक्ष को स्थापित करने के लिए वो वादी के पक्ष को दोषयुक्त स्वीकार किया। तो जब दोषयुक्त स्वीकार करवाया तो उसको स्वपक्ष लक्षण कहते हैं। तो स्वयं स्वपक्ष लक्षणम, वो जो प्रतिवादी का जो स्वपक्ष लक्षण है, उस लक्षण को दोषम अपेक्षमाना, दोषयुक्त स्वीकार कराते हुए, अनुद्रित्या, उसका उद्धार ना करके, उसका खंडन ना करके, अनुज्ञाया, उस दोष को स्वीकार करके, प्रतिषेधे अपि समानो दोषा, आपके प्रतिषेध में भी वैसा ही समान दोष है। क्या है समान दोष? अनेकांतिकत्व। इति उपपद्यमानम, ऐसा सिद्ध करते हुए, दोषम परपक्षे उपसंहरति, सामने वाले पक्ष में दोष स्वीकार करवाता है, अर्थात दोष प्रस्तुत करता है। परपक्षम उपपद्यमानम दोषम, दोष को सिद्ध करते हुए परपक्षे, सामने वाले के पक्ष में उस दोष को उपसंहरति, प्रस्तुत करता है। आप भी तो अनेकांतिक दोष को प्राप्त होते हो, ऐसा बोलता है। इत्थम, इस प्रकार से, अनेकांतिकः प्रतिषेधः, तो प्रतिषेध भी अनेकांतिक हो गया। इति हेतुम निर्दिशति, ये हेतु प्रस्तुत करता है। तत्र, वहां पर, स्वपक्ष लक्षण अपेक्षया उपपद्यमान दोषोपसंगारे हेतु निर्देशे च सति अनेन परपक्षो अभ्युपगतो भवति। तो ये जो 43वां सूत्र है ना,
ये छठे पक्ष को प्रस्तुत कर रहा है। तो कहते हैं स्वपक्ष लक्षण अपेक्षया, अपने स्वपक्ष लक्षण का मतलब है स्वयं का जो प्रतिषेध लक्षण वाला दूसरा पक्ष है उसको अपेक्षया, अपेक्षया का मतलब है सामने वाले वादी के पक्ष की अपेक्षा से। वादी के जो पक्ष है वो गलत साबित हो गया, वादी का पक्ष गलत साबित हो गए ना, तो उसके गलत के अनुसार अपने आप को भी गलत स्वीकार करता हुआ, अपने आप को भी गलत स्वीकार करता हुआ वादी के पक्ष को गलत सिद्ध करने में हेतु निर्देश करता है। आपका हेतु भी अनेकांतिक हेतु है, ऐसा कथन करता है। तो ऐसा कथन करके परपक्षो अभ्युपगतो भवति, परपक्षो अभ्युपगतो भवति अर्थात अपने पक्ष को वो स्वीकार करने वाला बनता है। कथम कृत्वा, कैसे बनता है? यह परेण प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् इत्यादिना अनेकांतिक दोष उक्ता। ये जो सारा कथन किया जा रहा है ना, इसको समझने का प्रयत्न करिए। जो मैंने पहले बोला था, पहले ये बोला था वादी अपने पक्ष को रखता है और प्रतिवादी उसका खंडन करता है और वादी के हेतु को अनेकांतिक सिद्ध करता है। अब प्रतिवादी ने उसके पक्ष को अनेकांतिक सिद्ध कर दिया है, तो वादी भी प्रतिवादी के पक्ष को अनेकांतिक सिद्ध करता है। कैसे? आपका हेतु भी, ये भी शब्द को जोड़ते हुए, आपका हेतु भी अनेकांतिक दोष युक्त है, ऐसा कहकर के बोलता है। तो ये तीसरे पक्ष से गड़बड़ प्रारंभ होता है, तीसरे पक्ष से गड़बड़ प्रारंभ होता है। आप भी अनेकांतिक दोष को प्राप्त होते हो। फिर ऐसा बोलने पर प्रतिवादी भी बोलता है आप भी अनेकांतिक दोष को प्राप्त होते हो। ऐसा करते हुए चार पक्ष पूरे हो जाते हैं। जब चार पक्ष पूरे हो जाते हैं तो पांचवें पक्ष में वादी प्रतिवादी के पक्ष को मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंचाता है, हराता है। आप हार को प्राप्त हो गए क्योंकि आपने अपने दोष को स्वीकार कर लिया। ये बात स्पष्ट हो गई जी आप लोगों को? ये कब होता है ऐसा? जब तीसरे पक्ष में जब ये बोलता है ऐसा वादी, तो चौथे पक्ष में प्रतिवादी को वादी के पक्ष को मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंचाना चाहिए था, पहुंचाया नहीं उसने। ये बात समझने का प्रयत्न करिएगा आप लोग। पहले एक ने पक्ष रखा, दूसरे ने उसका खंडन करके अपना पक्ष रखा। तो पहले वाले ने जब ये बोला है कि आप भी तो अनेकांतिक दोष को प्राप्त होते हो, तो आप भी तो अनेकांतिक दोष को प्राप्त होते हो का मतलब मैं गलत हो गया हूं लेकिन आप भी गलत है, ऐसा कहना चाह रहा हूं। तो जब तीसरी बार में जब वादी ने प्रतिवादी को दोषयुक्त स्वीकार कराया, तो प्रतिवादी का कर्तव्य बनता चौथे पक्ष में ही उसको मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंचाना चाहिए था। वो पहुंचाया नहीं, ना पहुंचा करके बोला आपका हेतु भी तो गलत है, ये बोल दिया उसने। स्पष्ट हो गया जी? तो जब ये बोलते ही वादी को समझ में आ गया अरे मैं तो गलत जा रहा हूं, तो कहता है आपने अपने दोष को स्वीकार कर लिया है। चौथे पक्ष में उसने कहा आप भी तो अनेकांतिक हो, तो आपने कहा आप भी अनेकांतिक मतलब आपने अपने दोष को स्वीकार कर लिया ना, इसलिए आप मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में जाते हो, अर्थात आपने अपने दोष को स्वीकार कर लिया। ये बोलना पड़ता है, नहीं बोलोगे तो कोई हार ही नहीं सकता है ना। मैं कह रहा हूं आप भी गलत हो, मैं कह रहा हूं मैं भी गलत हूं, आप भी गलत हो, आप भी तो गलत है, फिर वो कहता आप भी गलत है, आप भी तो गलत है। ये तो बोलते जा रहे हैं लेकिन हरा नहीं रहे। उस बात को रोकना है ना, गलत है तो आप हार गए, ये बोलना पड़ेगा।
तो वो चौथे पक्ष में उसने बोला नहीं, प्रतिवादी ने जब नहीं बोला तो पांचवें पक्ष में वादी को अवसर मिल गया, तो वो बोल देता है आप मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए। जब वो बोलेगा तब इसको होश आता है, अरे मेरे को बोलना चाहिए था, अब मैं बोलता हूं, आप भी तो मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंच गए हो। ऐसा करके ये 6 पक्ष प्रस्तुत होते हैं। ठीक है जी। अब आइएगा, स्थापना पक्षे प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद इति दोषः, ये दोष दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है जी? प्रतिवादी। किसमें दोष दिखा रहा है? प्रथम पक्ष में। तो स्थापना हेतुवादिना स्वपक्ष लक्षणा भवति, ये प्रतिवादी का ऐसा कथन जो है वो स्वपक्ष लक्षण वाला बनता है। अर्थात पहले पक्ष में दोष दिखाने वाला पक्ष, स्वपक्ष लक्षण का मतलब है पहले पक्ष में दोष दिखाने वाला पक्ष को स्वपक्ष लक्षणा कहते हैं। यहां तक पहुंच गए जी। कस्मात, क्यों उसको स्वपक्ष लक्षणा कहते हैं? क्योंकि स्वपक्ष समुत्थत्वात्, वादी के पक्ष को उठा करके गलत सिद्ध किया गया होने से। स्वपक्ष समुत्थत्वात् का मतलब है यहां स्वपक्ष जो है वादी का होता है। स्वपक्ष का मतलब है पहले वादी रखता है, उसको स्वपक्ष कहते हैं। अब उस स्वपक्ष को खंडित करने वाला जो प्रतिवादी खंडित करता है तो उसको स्वपक्ष लक्षणा कहते हैं। इस रूप में आप देख लीजिएगा। मैं अब इन शब्दों का अर्थ समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। सूत्र में जो शब्द आए ना, सबसे पहले स्वपक्ष है। स्वपक्ष का मतलब है वादी का पक्ष, पहले जो बोलता है वादी के पक्ष को स्वपक्ष कहते हैं। अब उस स्वपक्ष को खंडित करने वाला जो पक्ष है वो प्रतिवादी का पक्ष है। उस प्रतिवादी के पक्ष को स्वपक्ष लक्षणा कहते हैं। अर्थात वादी के पक्ष को खंडित करने वाला पक्ष, इसको कहेंगे स्वपक्ष लक्षणा। स्पष्ट हो गया यहां तक? तो अब स्वपक्ष समुत्थत्वाद का मतलब है वादी के पक्ष को उठा करके गलत सिद्ध करने के कारण से उसको स्वपक्ष लक्षणा कहते हैं। स्वयं स्वपक्ष लक्षणम, स्वयं स्वपक्ष लक्षणम दोषम अपेक्षमाणः। वह ये जो स्वपक्ष लक्षणम है ना, ये कौन सा है? द्वितीय पक्ष है। तो द्वितीय पक्ष को दोष युक्त ठहराना चाहता है कौन? वादी। तो दोषम अपेक्षमाना, उसको दोष युक्त बताने के लिए अनुद्धृत्य, अपने पक्ष का उद्धार ना करते हुए, यानी अपने पक्ष, मेरा पक्ष गलत नहीं है ये ना बोलते हुए, अनुज्ञाया, अपने पक्ष को गलत स्वीकार करते हुए, कौन बोल रहा है? ये वादी बोल रहा है। ये सारी बातें वादी बोल रहा है, ऐसे समझ लीजिएगा। स्वयं स्वपक्ष लक्षणम दोषम अपेक्षमाना, वह यह जो स्वपक्ष लक्षण है उसको दोष के रूप में अपेक्षा रखते हुए, अर्थात उसको दोषी ठहराते हुए, अनुद्धृत्य, अपने हेतु का उद्धार ना करते हुए, वादी अपने पक्ष का उद्धार ना करते हुए, यानी मैंने जो हेतु रखा है वो हेतु अनेकांतिक है ऐसा प्रतिवादी ने बोला है, मेरा हेतु अनेकांतिक नहीं है ऐसा ना बोलते हुए, अभ्यनुज्ञाया, अपने पक्ष को गलत स्वीकार करता हुआ, प्रतिषेधे अपि समानो दोषा, आपके खंडन वाले दूसरे पक्ष में भी वही अनेकांतिक दोष है, ऐसा इति, ऐसा उपपद्यमानम दोषम, दोष दिखाते हुए परपक्षे उपसंगरति, उस प्रतिवादी के पक्ष को दोष युक्त प्रस्तुत करता है। इत्थम, इस प्रकार से, अनेकांतिकः प्रतिषेधा, उसका जो प्रतिषेध है वो अनेकांतिक है, अर्थात
द्वितीय पक्ष वाले का हेतु भी अनेकांतिक है इति ऐसा हेतुम निर्दिशति, उसके हेतु को अनेकांतिक के रूप में प्रस्तुत करता है। ये कौन? वादी। कथम कृत्वा, कैसे करके रखता है? यह परेना, परेना का मतलब है यहां पर प्रतिवादी, यह परेना प्रतिवादी के द्वारा प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद इत्यादि ना अनेकांतिक दोष उक्ता। यह परेना प्रतिवादी के द्वारा प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद, ऐसा जो हेतु दिया है उस हेतु के द्वारा अनेकांतिक दोष उक्ता, अनेकांतिक दोष कह दिया, अर्थात उसने भी अपने हेतु को साधारण रूप से प्रस्तुत कर दिया, तो उसका हेतु कैसा हो गया? अनेकांतिक हो गया। तो परेना दूसरे के द्वारा प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद, इस प्रकार के हेतु के द्वारा अनेकांतिक दोष उक्ता, वो अपने हेतु को अनेकांतिक के रूप में कह दिया है। तम अनुद्रित्य, तम अनुद्रित्य का मतलब है वादी के हेतु को अनेकांतिक जो सिद्ध किया है। प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद, ये जो हेतु है ये किसका हेतु है? प्रतिवादी का। और इस हेतु को देकर के किसको अनेकांतिक सिद्ध किया इसने? वादी के हेतु को। तो कहते हैं जो वादी के हेतु को, अर्थात अपने ही हेतु को गलत सिद्ध किया है, तो अनुधृत्या, उसका खंडन नहीं किया है, नहीं मेरा हेतु गलत नहीं है, ऐसा खंडन नहीं किया है। तो तम अनुधृत्या, अपने हेतु का उद्धार ना करके प्रतिषेधे अपि समानो दोषा इत्याह, आपके हेतु में भी तो अनेकांतिक दोष है, ऐसा बोल दिया उसने। ये सब कौन बोल रहा है? वादी बोल रहा है। इत्याह, ऐसा उसने बोला है। एवं, इस प्रकार से स्थापनाम सदोषम अभ्युपेत्या प्रतिषेधे अपि समानम दोषम प्रसजता। एवं, इस प्रकार से स्थापनावादी स्थापनाम सदोषम अभ्युपेत्या, अपनी ही स्थापना को दोष युक्त स्वीकार करके प्रतिषेधे अपि समानम दोषम प्रसजता, आपके पक्ष में भी वही अनेकांतिक दोष को प्रसजता बताते हुए परपक्ष अभ्युपगमात, दूसरे के पक्ष को स्वीकार कर लेने से समानो दोषो भवति, एक जैसा दोष हो जाता है, यानी दोनों का हेतु अनेकांतिक दोष को प्राप्त होते हैं। तो यहां तक जो है 4 पक्ष पूरे हो गए। यथा परस्य प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्या, अब यहां से देखिएगा, यथा परस्य प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्या, दूसरे के प्रतिषेध को अर्थात द्वितीय पक्ष को सदोषम अभ्युपेत्या, दोषयुक्त स्वीकार करके प्रतिषेध विप्रतिषेधे अपि, खंडन के खंडन में भी समाना दोष प्रसंगा, एक ही अनेकांतिक दोष का प्रसंग आता है, ऐसा कह करके मतानुज्ञा प्रसज्यते, उसका मतानुज्ञा नामक दोष को प्राप्त होता है। ये 5वां पक्ष है जो अभी पीछे रखा था वादी ने। तथा अस्य अपि, अब 6ठा पक्ष बोलता है। जैसे ही 5वें पक्ष में जब वादी ने बोला है प्रतिवादी को आप मतानुज्ञा नामक दोष को प्राप्त होते हो, तो अब प्रतिवादी भी कहता है तथा अस्य अपि स्थापनाम, अस्य का मतलब है वादी की स्थापना को भी सदोषम अभ्युपेत्या, अपने दोष को दोष स्वीकार करके प्रतिषेधे भी समानम दोषम प्रसजता, मेरे पक्ष में भी अनेकांतिक दोष है ऐसा आपने जो बोला है, आपका पक्ष भी मतानुज्ञा प्रसज्यते, आपका पक्ष भी मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होता है, ऐसा ये प्रतिवादी कहता है। स खलु अयम 6ठा पक्ष,
वो ये छठा पक्ष बन जाता है उसका। ये है जी बातें। शब्दों में मत उलझना, शब्द समझ में नहीं आए तो यही समझ लेना जैसा मैंने बोला है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा बाकी बचा है, ये कैसे कैसे हैं ये इसको पूरा करेंगे कल हम। ये 6 पक्ष कैसे बनते हैं ये अगले अनुच्छेद में बताया गया है। अगला जो अनुच्छेद है ये उसमें बताया गया है ये कैसे बनते हैं ये पक्ष। ठीक है जी। तो पंक्तियों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यही समझ लेना, पहला पक्ष, दूसरा पक्ष, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहले पक्ष में केवल स्थापना है, दूसरे पक्ष में खंडन के साथ अपने पक्ष की स्थापना है, तीसरे पक्ष में खंडन में दोष स्वीकार करवा रहा है, अपने को दोषी मानता हुआ, वो तीसरा पक्ष है। फिर तीसरे पक्ष के रखते ही चौथे पक्ष में प्रतिवादी अपने आप को भी दोषी स्वीकार करता हुआ सामने वाले को दोषी बता देता है। फिर पांचवें पक्ष में प्रतिवादी को मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में ले जाना होता है। फिर उसने लेके गया है मतानुज्ञा में, तो प्रतिवादी कहता है आप भी तो अपने दोष को स्वीकार कर लिया, आप भी मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में जाते हो, ऐसा कह के छठा पक्ष रखा है। ये यहां तक हमने आज समझा है। बाकी फिर आपको कोई समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।